आज के टॉपिक में आज का टॉपिक है इटली यूनिफाइड। तो इस टॉपिक के थ्रू हम ये समझेंगे कि आज जो प्रेजेंट डे इटली है वो कैसे बना था। ठीक है, एक तरह से कहें तो इटली किस तरह से नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ उस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, और साथ ही इस प्रोसेस में जिन लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, उनके वर्क को भी समझेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. तो समझना है कि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है जर्मनी और इटली को। तो जर्मनी जिस तरह से बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था और उन पार्ट्स पर डिफरेंट मोनार्क्स रूल किया करते थे, ठीक उसी तरह का सिचुएशन किसका था? इटली का था। इटली भी क्या था? फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेड था, यानी टुकड़ों में था, जिस पर तरह तरह के राजा का शासन हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. So देखिए यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि इटली नेशन स्टेट एग्जिस्ट करने से पहले, जब इटली एक नेशन स्टेट नहीं था तो उससे पहले उसका फिजियोग्राफिक कंडीशन कैसा था, ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर इटली के डिवीजन की बात किया गया है कि भाई इटली किस तरह से बिखरा हुआ था। तो इटली का कुछ पार्ट्स जो था वो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। मींस हैब्सबर्ग एम्पायर क्या था? तो भाई एक ऐसा किंगडम था जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो कि कल्चर के बेसिस पर, लैंग्वेज की बेसिस पर काफी एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में हम लोग पहले भी बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स क्या था इटली का? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, और कुछ पार्ट्स जो था यानी इटली का और जो छोटा छोटा पार्ट्स था वो डिफरेंट रूलर्स के अंडर में था, ठीक है, यानी तरह तरह के राजा का शासन हुआ करता था उन पार्ट्स पर। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by Italian princely house. यहां पर ध्यान देना है सार्डिनिया पिडमोंट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर मिडिल 19th सेंचुरी का टाइमिंग कुछ एरा दिया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि इटली जो था वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, 7 पार्ट्स में बटा हुआ था, यानी 7 राज्यों में विभाजित था। और उसमें केवल एक स्टेट यानी जो कि सार्डिनिया पिडमोंट था, उसमें केवल एक स्टेट जो कि सार्डिनिया पिडमोंट था, वो किसके अंडर में था? तो भाई इटालियन किंग के अंडर में था। यानी एक तरह से कहें तो 7 पार्ट्स थे इटली के, और उसमें केवल एक पार्ट जो था वो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर में था, यानी जो इटली का जो असली राजघराना था उसके अंडर में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, and the southern region were under domination of the Bourbon king. ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया है कि भाई जो पार्ट्स थे इटली के, जो डिवाइडेड था इटली, उन पर किस किस का राज्य था, अभी हम लोग वो दम एक शार्प वे में देखेंगे। तो नॉर्दर्न इटली की बात की गई है, यानी जो नॉर्थ पार्ट था इटली का उस पर किसका राज्य था? तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का, यानी एक तरह से कहें तो ऑस्ट्रियन रूल था, यानी ऑस्ट्रिया का रूल था नॉर्थ इटली पर। फिर सेंटर, यानी जो सेंटर पार्ट था इटली का, बीच वाला हिस्सा जो था इटली का, उस पर किसका राज्य था? पोप का, यानी जो चर्च वगैरह से रिलेटेड जो पर्सन होते, एक तरह से कह सकते प्रिस्ट वगैरह, तो उनका राज्य किस पर था? तो इटली के सेंटर पे, यानी जो बीच वाला हिस्सा था। और इस रीजन को पेपल स्टेट भी कहा जाता था, ठीक है। तो हमने देख लिया, नॉर्थ को देख लिया, नॉर्थ इटली किसके अंडर में था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में, एक तरह से कहते तो ऑस्ट्रियन रूल के अंडर में था। बीच वाला यानी जो सेंट्रल पार्ट था वो किसके अंडर में था? पोप के। और साउदर्न रीजन जो था इटली का वो किसके अंडर में था? बॉर्बन डायनेस्टी, बट वो स्पेन का था। स्पेन का बॉर्बन डायनेस्टी जो था, यानी स्पेन के जो बॉर्बन डायनेस्टी के किंग्स होते थे उनका रूल था किस पर? साउथ पार्ट जो था इटली का। तो इस तरह से क्या था कि भाई इटली जो था वो पॉलिटिकली डिवाइडेड था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations.
सो यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज की बात की गई है। तो भाई हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लैंग्वेज जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन स्टेट के बिल्डिंग में। यानी अगर नेशन स्टेट बन रहा है तो उसमें लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक तरह से कहें तो बाइंडिंग पार्टिकल की तरह काम करता है, लोगों को एकजुट करता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि जो इटालियन लैंग्वेज था उसमें भी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस थे। मतलब कि लोग इटालियन लैंग्वेज का प्रयोग तो कर रहे थे, भाई इटालियन भाषा का वो लोग यूज कर रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या था कि जब रीजन चेंज होता था, यानी अगर क्षेत्र चेंज हो रहा है तो इटालियन लैंग्वेज का जो रूप होता था, जो स्टेट होता था इटालियन लैंग्वेज का, वो भी चेंज हो जाता था। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था भाई कि इटालियन लैंग्वेज का एक कॉमन फॉर्म नहीं था। ठीक है, अब अगर इटालियन लैंग्वेज का एक कॉमन फॉर्म नहीं है तो सभी लोग उसे एक जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था इटालियन लैंग्वेज की वजह से। यानी इटालियन लैंग्वेज का एक जैसा रूप नहीं था, एक कॉमन फॉर्म नहीं था, एक कॉमन फॉर्म अभी तक नहीं था। अभी तक जो था वो इटालियन लैंग्वेज का कोई कॉमन फॉर्म नहीं था, जिसकी वजह से उससे क्या हो रहा था कि सभी लोग जो थे ना वो एक लैंग्वेज की छतरी के अंदर नहीं आ पा रहे थे। यानी इटालियन सभी यूज कर रहे हैं बट उनका एक्सेंट चेंज हो जा रहा है, तो कहीं इटालियन लैंग्वेज का जो रूप है यानी जो स्टेट है वो चेंज हो जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा मोड़ा डिफरेंशिएशन हो जा रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। During 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic. ठीक है, ध्यान देना है। तो 1830s में गिउसेप्पे मज़ीनी, जो कि बहुत ही एक ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे, इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो गिउसेप्पे मज़ीनी जो थे वो बहुत ही एक तरह से क्या तो ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज थे, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट अगर गोल कहें तो या उनका लक्ष्य था कि भाई इटली को यूनिफाई करो। वो कहते थे कि इटली के लिए सबसे बड़ा आजादी ये होगा कि वो एक नेशन स्टेट में चेंज हो जाए, एक इटली जो है वो नेशन स्टेट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का व्यू इटली को लेकर गिउसेप्पे मज़ीनी रखा करते थे। तो 1830s के जो ईयर थे भाई उसमें गिउसेप्पे मज़ीनी जो थे वो बहुत ही सोच समझकर प्रोग्राम्स तैयार कर रहे थे। ठीक है, प्लानिंग्स कर रहे थे। क्यों? ताकि वो यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बना सके। ठीक है, यानी वो जो प्रोग्राम्स प्लानिंग्स कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? तो यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए। अब ये यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक को समझना है। वो चाहते थे कि जो डिफरेंट इटालियन स्टेट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट इटालियन स्टेट्स हैं उसको एक करो, यानी उसको यूनिफाई करो, जहां पर यानी जो वो यूनाइटेड जो इटालियन स्टेट्स होंगे, जो यूनाइट होकर जो स्टेट बनेगा, एक इटली का एक नेशन स्टेट बनेगा, वहां पर क्या होगा? रिपब्लिक होगा। यानी इटली में वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। अब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का हेड होता है, जो इटली को गवर्न करेगा बंदा, वो क्या होगा? इलेक्टेड पर्सन होगा, यानी सभी लोगों के कंसेंट से वो सत्ता में आएगा। तो कुछ इस तरह का वो अपना डिजायर रखते थे, और इसके लिए वो क्या कर रहे थे? प्लानिंग्स कर रहे थे, प्रोग्राम्स कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He had also formed a secret society called Young Italy. Young Italy को याद रखना है, for the dissemination of his goal. तो भाई गिउसेप्पे मज़ीनी का गोल क्या था? अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ा लक्ष्य था कि इटली को यूनिफाई करो। तो ये जो गोल था, उन्होंने क्या किया? इस गोल को बढ़ावा देने के लिए, यानी इटली यूनिफाई हो, यूनिफिकेशन जो था इटली का, इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों के बीच में स्प्रेड करने के लिए, वो उन्होंने क्या किया? तो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया जिसका नाम यंग इटली रखा गया। ठीक है, एक तरह से क्यों किया इन्होंने ऐसा? ताकि लोग जो हैं वो यूनिफिकेशन जो हो रहा है इटली का, ठीक है, उसके लिए वो लोग जो हैं वो अभी से तैयार हो जाएं। ठीक है, एक तरह से कहें तो सपोर्ट करें कि इटली जो है वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको इस स्टेटमेंट को, इस व्यू को वो लोग सपोर्ट करें। तो इस वजह से यंग इटली को उन्होंने और बनाया, एक तरह से कहें तो क्रिएट किया, जो कि क्या था? सीक्रेट सोसाइटी था। The failure of revolution uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through wars. So क्या हुआ कि भाई
इटली को यूनिफाई करने के लिए 1831 में और 1848 में रिवॉल्ट्स हुए थे, ठीक है। और ये रिवॉल्ट करने वाला भाई कौन होगा, तो रिवॉल्यूशनरीज होंगे, ठीक है। सो 1831 में और 1848 में रिवॉल्यूशन लोगों ने करने की कोशिश की, रिवॉल्यूशनरीज ने किया कोशिश, बट ये जो रिवॉल्यूशन हुआ 1831 में और 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो क्या हुआ भाई कि अब रिवॉल्यूशनरीज क्या हो गए, नाकाम हो गए। तो अब जो जिम्मेदारी था इटली को यूनिफाई करने का, जो जिम्मेदारी था वो किसके कंधों पर आ गिरा, तो सार्डिनिया पिडमोंट के जो रूलर थे, सार्डिनिया पिडमोंट के जो रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल टू। और किंग विक्टर इमैनुअल टू क्या थे भाई, एक इटालियन किंग थे, ठीक है। तो किंग विक्टर इमैनुअल टू के कंधे पर यूनिफिकेशन जो था इटली का, इसका जिम्मेदारी आ गिरा। अब आगे बढ़ते हैं। In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. ठीक है, तो यहां पर हमें एक सेक्शन का कहीं एक तरह से कहें तो नजरिया बताया गया है, विजन बताया गया है कि जो एक पीपल का सेक्शन था, एक पीपल का जो ग्रुप था, वो यूनाइटेड इटली को लेकर क्या सोचता था कि अगर फ्यूचर में इटली यूनाइट होता है तो उसके बारे में वो लोग क्या थॉट रखते थे। और यहाँ पर जो ग्रुप है पीपल का वो कौन थे, इलाइट्स थे, रूलिंग इलाइट्स। इलाइट्स हिंदी में से अभिजात वर्ग कहा जाता है, मतलब ये जो इलाइट्स थे वो काफी एजुकेटेड हुआ करते थे और साथ ही वेल्दी भी हुआ करते थे। एक तरह से कह सकते हो उस समय जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे उन्हें इलाइट्स हम कह सकते हैं। तो भाई उनका मानना था कि अगर इटली यूनिफाइड होता है, यानी अगर इटली एक राष्ट्र बनता है, नेशन स्टेट बनता है, तो उससे फायदा क्या होगा, तो सबसे पहले इन्हें लगता था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक रूप से क्या होगा, इटली जो होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, ठीक है, विकास होगा, एक तरह से कहे तो डेवलपमेंट होगा धन के मामले में, ठीक है। और साथ ही पॉलिटिकल डोमिनेंस, और इनका मानना था कि अगर इटली यूनिफाई होता है तो ये पॉलिटिकली डोमिनेंट हो जाएंगे, यानी एक तरह से कहे तो जो ये इलाइट ग्रुप था वो पॉलिटिकल एरेना में अपना दबदबा बना पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई कुछ इस तरह का माइंडसेट था इलाइट जो एक ग्रुप था पीपल का, उनका यूनाइटेड इटली को लेकर, यानी अगर इटली जब एक राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके लिए ये कुछ इस टाइप का सोच रखते थे। अब आगे बढ़ते हैं। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor democrat. So भाई अभी हमने देखा था कि किंग विक्टर इमैनुअल टू के कंधे पर जिम्मेदारी आ गई थी यूनिफाई करने को इटली का, मतलब इटली का यूनिफिकेशन का जो जिम्मेदारी था वो किसके हाथ में आ गया था, विक्टर इमैनुअल टू के। और उन्होंने किसको पास ऑन कर दिया, तो चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर कैवोर, ठीक है। तो अब यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था, इटली को यूनिफाई करने का जो प्रोसेस था उसको किसने संभाला भाई, तो चीफ मिनिस्टर कैवोर ने संभाला। तो इनके बारे में बताया गया है कि कैवोर जो थे वो ना तो कोई रिवॉल्यूशनरी थे, मींस ना तो वो लिबरलिज्म नेशनलिज्म के आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड थे, और ना तो कोई डेमोक्रेट थे, मींस ना तो वो डेमोक्रेसी का जो आइडिया था उसको फेवर भी नहीं किया करते थे। एक तरह से कहें कि ना तो वो लिबरल नेशनलिस्ट थे और ना तो कोई डेमोक्रेसी पर विश्वास करने वाले पर्सन थे, ठीक है। अब आगे देखते, तो अब देखते कि भाई ये जो लिबरलिज्म था, नेशनलिज्म था, डेमोक्रेसी था, ये तीनों चीजों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। तो भाई अब किस तरह से ये इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, अब हम वो देखते हैं। लाइक मेनी other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. So जिस तरह से इटालियन इलाइट जो थे, यानी जो वेल्दी, जो एक तरह से कहें तो एजुकेटेड एंड वेल्दी इटालियंस जो थे, ठीक है, वो फ्रेंच का यूज किया करते थे, मतलब जब भी वो कोई हायर सोसाइटी में जाते थे तो वो लोग फ्रेंच का यूज किया करते थे। तो ठीक उसी तरह से जो ये कैवोर थे वो भी क्या थे भाई, वेल्दी थे और साथ ही एजुकेटेड भी थे। तो ये इनका खासियत ये था, एक तरह से कहें इनका फीचर ये था कि ये फ्रेंच जो था वो काफी फ्लुएंटली बोल लेते थे एज कंपेयर टू किससे, इटालियन लैंग्वेज से। यानी एक तरह से कहे तो फ्रेंच इनका ज्यादा बेटर था
इटालियन लैंग्वेज से। अब इसका फायदा यहां पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये जो फीचर था इनका, ये इटली को यूनिफाई करने में मदद करेगा। अब हमें वो देखना है। Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. तो क्या हुआ भाई कि इनका फ्रेंच जो था वो काफी बेहतर था, किससे? इटालियन लैंग्वेज से, जिसकी वजह से ये फ्रांस के साथ, कैवोर जो थे वो फ्रांस के साथ क्या कर सके? क्लोजनेस को बढ़ा सके। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर सके भाई? फ्रांस के साथ क्लोजनेस बढ़ा सके। और बड़ी ही चालाकी से उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के साथ मिलकर एक डिप्लोमेटिक प्लानिंग की, यानी एक तरह से कहे तो कुछ नीति तैयार की। किसके लिए? तो सार्डिनिया पिडमोंट के लिए। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1859 में सार्डिनिया पिडमोंट ने एक वॉर लड़ा, जिसमें कि उसे फ्रांस का भी एक तरह से कहें तो मदद मिला। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट को फ्रांस ने भी मदद किया और 1859 में सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को क्या किया? हरा दिया युद्ध में। तो इससे क्या हुआ कि जो नॉर्थ इटली था, जो कि ऑस्ट्रियन रूल में था, ऑस्ट्रियन के रूल के अंडर में जो नॉर्थ इटली था वो किसके हाथों में आ गया? तो इटालियन किंग के अंडर में आ गया। तो कुछ इस तरह से कैवोर ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में, क्योंकि कैवोर की वजह से ही नॉर्थ इटली जो था वो इटालियन किंग के अंडर में आ चुका था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो नॉर्थ इटली था वो इटली का जो नेशन स्टेट था उसमें सबमर्ज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. So क्या हुआ कि भाई युद्ध जो हो रहे थे, वॉर्स जो हो रहे थे, उसमें तो ऑर्डिनरी जो सोल्जर्स थे जिन्हें किंग कंट्रोल किया करते थे, जो राजा के कंट्रोल में हुआ करते थे, वो तो लड़ ही रहे थे, बट साथ ही में गैरीबाल्डी के फॉलोअर्स भी लड़ रहे थे। गैरीबाल्डी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनको समझना है। ठीक है, इनका भी एक बहुत ही मेजर रोल रहा है। तो गैरीबाल्डी के जो फॉलोवर्स थे, जो कि गैरीबाल्डी के व्यूज को फॉलो किया करते थे, गैरीबाल्डी को अपना लीडर मानते थे, वो लोग भी क्या कर रहे थे कि वॉर्स में जाकर हथियार के साथ लड़ रहे थे। अब हम गैरीबाल्डी के कैरेक्टर को जानते कि भाई ये कौन थे। सो गैरीबाल्डी जो थे वो एक बहुत ही पॉपुलर इटालियन फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, और वो ग्यूजिपी मजीनी के आइडियाज से, जो ग्यूजिपी मजीनी का सोचने का तरीका था, उससे भी काफी इन्फ्लुएंस्ड थे और इन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है, जस्ट लाइक कैवोर की तरह। कैवोर ने जिस तरह से मेजर रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन में, उसी तरह से गैरीबाल्डी भी जो थे उन्होंने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन में। देखते हैं कैसे। सो इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिजलेस। सो भाई 1860 में क्या हुआ कि गैरीबाल्डी जो थे वो कहां गए? साउदर्न इटली में गए, और साथ ही कहां भी गए? तो टू सिजलिस जो किंगडम था उसमें भी गए। सो इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिजलिस एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। सो क्या हुआ भाई कि 1860 में गैरीबाल्डी अपने फॉलोअर्स के साथ कहां एंट्री मारे? तो भाई साउथ इटली में एंट्री मारे, और साथ ही कहां पर? जो किंगडम ऑफ टू सिजलिस है वहां पर भी। तो वहां पर उन्होंने एक लोगों के सामने चॉइस रखा। ठीक है, एक बात रखी कि भाई क्या तुम मेरी मदद करोगे स्पेनिश रूल जो है, जो बॉर्बन डायनेस्टी रूल कर रहा था स्पेन का, उसको हटाने में? ठीक है, यानी एक तरह से नॉर्मली लोगों के बीच उन्होंने बात रखा कि क्या मतलब आप लोग सपोर्ट करोगे हटाने में ये जो स्पेनिश रूल है उसको? तो भाई भारी मात्रा में जो पीजेंट्स थे, वहां के लोकल जो एक तरह से क्या किसान जो थे, उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया गैरीबाल्डी को। ठीक है, एक तरह से क्योंकि जो उस समय पीजेंट्स थे वो स्पेनिश रूल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना चाहते थे वो पीजेंट्स जो थे, वो स्पेनिश रूल को ड्राइव आउट करना चाहते थे, यानी हटाना चाहते थे। तो भाई यहाँ पे गैरीबाल्डी भी मदद के लिए उतरे हुए थे। तो पीजेंट्स को क्या लगा कि भाई अच्छा चांस है, इस रूल को हटा दो। तो इस तरह से क्या हुआ कि गैरीबाल्डी के फॉलोअर्स और लोकल पीजेंट्स जो थे साउथ इटली के, वो एक साथ कंबाइन हो गए। तो वे एक साथ कंबाइन हो गए तो स्ट्रेंथ काफी बढ़ गया। ठीक है, जो स्ट्रेंथ था वो काफी बढ़ गया, और जिसकी वजह से वो लोग स्पेनिश रूल जो था साउदर्न इटली पे, जो बॉर्बन डायनेस्टी रूल कर रहा था, उसको हटाने में वो लोग
कामयाब हुए। तो वही बताया गया है कि they marched into the South Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out Spanish rule. तो इस तरह से क्या हुआ कि 1860 में साउथ इटली जो था वो भी फ्री हो गया, यानी एक तरह से कहें तो गैरीबाल्डी की मदद से ये भी किसके अंडर में आ गया, तो इटालियन किंग के अंडर में आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, नॉर्थ इटली भी अंडर में आ चुका था इटालियन किंग के, और साउथ इटली भी इटालियन किंग के अंडर में आ चुका था। तो क्या हुआ भाई, आगे बढ़ते हैं। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy. तो क्या हुआ 1861 में विक्टर इमानुअल II जो सार्डिनिया पिडमोंट के अभी तक रूलर थे, इटालियन किंग जो थे, उन्हें क्या किया गया, राजा घोषित कर दिया गया। जो अभी यूनाइट हुआ था इटली, उसका जो इटली एक राष्ट्र बनकर जो उभरा था, उसका क्या किया गया, राजा इन्हें घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना है, ठीक है। However, much of Italian population among whom rates of illiteracy were very high. So क्या हुआ कि इटालियन पॉपुलेशन जो उस समय था, यानी इटली के जो लोग थे, ठीक है, उनमें इलिटरेसी का रेट जो था, यानी वो लोग अधिकांश लोग जो थे ना इटली के, वो पढ़े लिखे नहीं थे। कैसे, तो अभी पता चलेगा कैसे। Remained blissfully unaware of liberal nationalist ideologies. अभी तक से इटली यूनिफाई हो गया, इटली इतना स्ट्रगल किया और एक नेशन स्टेट में यूनिफाई हो गया, बट अभी तक जो इटालियन पॉपुलेशन था वो लिबरलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, ये लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं, इससे बिल्कुल अनजान थे। यानी इन टर्म्स के बारे में इन्हें कुछ आता पता ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि उस समय पॉपुलेशन में कितना इलिटरेसी था, लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे उस समय नहीं थे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर इंसिडेंट शेयर किया गया, वो देखते हैं। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. So, गैरीबाल्डी को 1860 में जिन पीजेंट्स ने सपोर्ट किया था स्पेनिश रूल को हटाने में, उनके जरा माइंडसेट को देखिए। उन लोगों ने, वो जो लोकल पीजेंट्स थे, उन लोगों ने कभी भी इटालिया का नाम नहीं सुना था। ये जो इटालिया था इनके, इसके बारे में उन लोगों ने कभी नहीं सुना था। और वो लोग ऐसा एक तरह से कहें तो अपना माइंडसेट लगा के चल रहे थे कि ला इटालिया जो है, जिसका बार बार यूज किया जा रहा होगा मूवमेंट में, ठीक है, जब वो लोग स्पेनिश रूल को हटा रहे होंगे तो बार बार इटालिया का यूज किया जा रहा होगा। तो इन लोगों ने अपना माइंडसेट लगाया, इन लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई कि भाई ला इटालिया जो है, ये जो ला इटालिया है वो विक्टर इमानुअल की वाइफ है, यानी जो विक्टर इमानुअल थे उनकी वाइफ है ला इटालिया। ऐसा ये लोग कुछ अपना माइंडसेट लगा के चल रहे थे। तो एक तरह से देख सकते हो कि भाई ये लोग वॉर्स लड़ रहे, बट इन्हें इटालिया के बारे में मालूम नहीं था। तो इस तरह से कुछ इलिटरेसी था, बट फिर भी इटली क्या हुआ, नेशन स्टेट बनने में, नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने में सक्सीड किया, ठीक है। तो एक तरह से हम रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, एक बार मैप को भी देख लेते हैं, ठीक है, मैप से और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था पेपल स्टेट, ठीक है, ये क्या था, सेंट्रल पार्ट था। ये सेंट्रल पार्ट था यूरोप का, ठीक है, सॉरी इटली का। और ये जो पार्ट था ये नॉर्दर्न पार्ट था। और ये जो था वो इटली का साउदर्न पार्ट था। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई नॉर्दर्न पार्ट पर किसका रूल था, तो ऑस्ट्रिया का रूल था। और कैवोर की मदद से जो ये नॉर्दर्न पार्ट था इटली का, वो इटालियन किंग के अंडर में आया था। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो था वो कैवोर की मदद से इटालियन प्रिंस जो किंग थे उनके अंडर में आया था। और ये जो सेंट्रल पार्ट था, इसके बारे में बताया तो नहीं गया, बट मैं आपको बता दे रही हूं कि 1870 में
ठीक है, 1870 में गैरीबाल्डी के जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने युद्ध किया। ठीक है, 1870 में उन लोगों ने युद्ध किया और तब जाकर पेपल स्टेट जो था वो इटली में सबमर्ज हुआ। तो ये फर्स्ट स्टेज था यूनिफिकेशन का। ये जो नॉर्दर्न पार्ट जो सबमर्ज हुआ वो फर्स्ट, तो एक तरह से कहे तो ये फर्स्ट स्टेज था। ठीक है, सबसे पहले कौन सा पार्ट आया था? इटली का नॉर्दर्न पार्ट आया था, तो ये फर्स्ट स्टेज था यूनिफिकेशन का। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि गैरीबाल्डी की मदद से और पीजेंट्स की मदद से साउदर्न पार्ट जो था, जहां पर कौन थे? तो बॉर्बन डायनेस्टी थे। किसका था? वो भी स्पेन का। जो स्पेन का स्पेनिश बॉर्बन डायनेस्टी था, इसका रूल हुआ करता था साउदर्न पार्ट पर इटली के। तो गैरीबाल्डी की मदद से ये साउदर्न पार्ट भी इटालियन किंग जीत गए थे। और पेपल स्टेट के बारे में आपको बता दिया कि भाई 1870 में गैरीबाल्डी के फॉलोअर्स ने लड़ाई की, युद्ध किया और उसके बाद ये पेपल स्टेट इटली में सबमर्ज हुआ। तो ये सेकेंड फेज था और ये लास्टली थर्ड फेज था इटली के यूनिफिकेशन का। तो कुछ इस तरह से तब जाकर ये जो इटली है, तब जाकर ये यूनिफाइड इटली बना। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इटली का जो यूनिफिकेशन था वो कंप्लीट हुआ। तो अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई इवेंट बताओ कि कैसे कैसे इवेंट्स हुए थे यूनिफिकेशन में, तो इटली की यूनिफिकेशन में, तब आप कुछ इन पॉइंट्स को याद रखना। तो सबसे पहले याद रखना है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो था। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यानी किस तरह से पॉलिटिकली डिवाइड था इटली। ठीक है, और फिर मजीनी का जो रोल था उसको याद रखना है। मजीनी ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया था, आपको वो याद रखना है। फिर उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले अगर इटली को यूनिफिकेशन का जो बात था, अगर लोगों के बीच कोई स्प्रेड किया था तो वो ग्यूजिपी मजीनी थे। ठीक है, फिर उसके बाद किसका याद रखना है? तो रोल ऑफ कैवोर। कैवोर जो चीफ मिनिस्टर थे उनके रोल को याद रखना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से नॉर्थ इटली सबमर्ज हो पाया था। ठीक है, अंडर आया था, अंडर कंट्रोल हो पाया था। फिर दूसरा किसके बारे में याद रखना है आपको? तो फिर रोल ऑफ गैरीबाल्डी। क्योंकि गैरीबाल्डी की ही मदद से साउदर्न पार्ट जो था वो भी अंडर में आया था और साथ ही जो सेंट्रल पार्ट था वो भी कंट्रोल में आया था। किसके? इटालियन किंग के। ठीक है, फिर लास्टली क्या हुआ था कि 1861 में विक्टर इमैनुअल II को प्रोक्लेम कर दिया गया था एज किंग।
ठीक है, तो कुछ इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि इसी तरह से कुछ इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको असाइनमेंट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।